दोपहर को ये फैन रेस्तरां में वापस आया। उसे अंकल जियांग और लिटिल टिंग टिंग के साथ खाना खाते समय वहां का माहौल बहुत पसंद आया। खाने के बाद लिटिल टिंग टिंग आज्ञाकारी ढंग से बर्तन धोने चली गई। ये फैन ने जब ये देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी कुछ भी मदद नहीं की थी। मुझे करने दो, तुम अभी जवान हो और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जाओ और सो जाओ, तुम बहुत लंबे हो। बड़े भाई को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बर्तन धोना आता है, वे बहुत साफ हैं। छोटी लड़की ने ये फैन को एक तरफ धकेल दिया। चाचा जियांग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उन्होंने बर्तन साफ किए और अपनी पोती को प्यार भरी निगाहों से देखा। अचानक एक आवाज ने गर्मजोशी भरे माहौल को तोड़ दिया। मैंने तुम्हें 2 साल से नहीं देखा है। ये छोटी लड़की बड़ी हो गई है और कुछ काम करना जानती है। एक 20 साल का युवक हल्की मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने चाचा जियांग और ये फैन को घृणा से देखा और फिर लिटिल टिंग टिंग को घूरने लगा। चाचा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? छोटे टिंग टिंग का मुंह मीठा था। हालांकि उसे कुछ दुश्मनी का एहसास हुआ, फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे चाचा कहा। बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम्हारे माता पिता जीवित थे। उस युवक का रंग गोरा था और उसके होंठ पतले थे, जिससे एक भयावह एहसास हो रहा था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर बताया कि लिटिल टिंग टिंग के माता पिता पहले ही मर चुके थे। छोटी लड़की की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि उसके माता पिता कैसे दिखते थे। अतीत में वे अक्सर अपने सपनों में रोते हुए जागते थे। बाद में वह और अंकल जियांग एक दूसरे पर निर्भर हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने आखिरकार अपने सपनों में रोना बंद कर दिया। इस समय जब किसी ने फिर से उसके माता पिता का जिक्र किया तो वह रोने से खुद को नहीं रोक पाई। वह पलटी और धीरे धीरे नीले और सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे धोए। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे। लिटिल टिंग टिंग की उदासी देखकर अंकल जियांग के चेहरे के भाव बदल गए। ली कबीले के 7वें युवा मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? युवक ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ खास नहीं, मैं बस पुरानी यादों में खोया हुआ हूँ, इसलिए देखने आया हूँ कि तुम दोनों कैसे हो। चाचा जियांग के चेहरे पर अदृश्य भाव था जब उन्होंने उत्तर दिया, 7वें युवा मास्टर के आशीर्वाद के कारण हम मुश्किल से जीवित रह पा रहे हैं। ये फान ने कुछ नहीं कहा। वह पहले ही इस व्यक्ति को पहचान चुका था। ये वही युवक था जो आज सुबह ड्रैगन स्केल वाले घोड़े पर सवार था। मुझे इतनी नाराजगी क्यों हो रही है? बूढ़े जियांग, क्या तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो? युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ नीचे देखा। इस व्यक्ति ने उसी समय धुंधली धुंध ग्रोटो स्वर्ग में प्रवेश किया था जब लिटिल टिंग टिंग के पिता ने प्रवेश किया था। अपनी सीमित योग्यता के कारण वह टिंग टिंग के पिता से बहुत पीछे रह गया था। इसके अलावा उसने बुरे कर्म किए थे और टिंग टिंग के पिता ने उसे कठोर सबक सिखाया था। नतीजतन वह ईर्ष्या और घृणा से भर गया। टिंग टिंग के माता पिता के निधन के बाद उसने ही ली परिवार को अंकल जियांग के रेस्तरां और सराय पर कब्जा करने का आदेश दिया था, जिससे दादी और पोती मौत के कगार पर पहुंच गई। मैं 7वें युवा मास्टर से नफरत करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। युवक के होंठ बहुत पतले थे, जिससे बहुत ही अप्रिय भावना निकल रही थी। उसने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने दिल में दबाए रखने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम ईर्ष्यालु हो तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? नहीं तो गुस्सा तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तुम पहले ही 70 साल से ज्यादा के हो चुके हो और तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं। चाचा जियांग का शरीर कुछ बार कांप उठा, लेकिन अंत में वह शांत हो गया और बोला, 7वें युवा स्वामी, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, अन्यथा मैं शांति से मर नहीं पाऊंगा। पूछ लेना। युवक ने पाप ध्वनि के साथ एक फोल्डिंग पंखा खोला और उसे धीरे से हिलाया। वह शांत और शांत दिखाई दे रहा था। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या टिंग टिंग के माता पिता वास्तव में दुर्घटना में मर गए थे? बूढ़े आदमी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच ली थी कि उसकी उंगलियां नीली पड़ गई थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। ये फान जल्दी से उसके पास गया और उसे सहारा दिया। दूसरी तरफ छोटी टिंग टिंग चुपचाप रो रही थी। उसका छोटा शरीर उनकी तरफ पीट करके खड़ा था और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। उसके छोटे हाथ धीरे धीरे एक छोटे चीनी मिट्टी के कटोरे को रगड़ रहे थे। बूढ़े आदमी जियांग, ऐसा लगता है कि आप अपने दिल में एक बहुत बड़ा आक्रोश दबा रहे हैं। लेकिन तो क्या? आप पहले से ही इतने बूढ़े हैं। मुझे मत बताओ कि आप अभी भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। यदि आप मर गए तो आपकी सुंदर छोटी पोती का जीवन सचमुच कठिन हो जाएगा। आखिर टिंग टिंग के माता पिता की मौत कैसे हुई? अंकल जियांग की सांसें तेज चल रही थी और उनकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उनका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आगे बढ़ो और अनुमान लगाओ। युवक ने पाप ध्वनि के साथ अपना पंखा बंद किया। ये फैन की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपने स्टीवर्ट लियो को अपन बनाने के लिए लोगों का नेतृत्व किया था। ये फैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अंकल जियांग का समर्थन किया और एक तरफ खड़ा हो गया। युवक ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोला। वह उठ खड़ा हुआ और लिटिल टिंग टिंग की ओर चल पड़ा। आप क्या करने जा रहे हैं? अंकल जियांग की आंखों में डर का भाव था। उसने एक बूढ़ी मुर्गी की तरह अपने हाथ फैलाए, अपना रास्ता रोक लिया और अपने पीछे लिटिल टिंग टिंग की रक्षा की। बूढ़े आदमी जियांग, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटी लड़की पर हमला करूंगा? युवक ने ध्यान से लिटिल टिंग टिंग को देखा और सिर हिलाता रहा। उसने खुद से कहा, समान, बहुत समान। ये यांशिया परी के लिए दुख की बात है। उसकी मौत इसके लायक नहीं थी। 2 साल बीत गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि आपकी बेटी आपकी तरह हो गई है। छोटी टिंग टिंग ने अपने होंठ काटे। हालांकि वह रो रही थी, लेकिन वह जोर से नहीं रोई। ऐसा लग रहा था कि वह ही परिवार के 7वें यंग मास्टर के सामने रोना नहीं चाहती थी। युवक ने अपने दाहिने हाथ में एक तह वाला पंखा पकड़ा हुआ था और अपने बाएं हाथ को हल्के से थपथपाया। उसने कहा, ठीक है बूढ़े आदमी जियांग, तुम्हें अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं इस छोटी लड़की को भविष्य में ले जाऊंगा। तुम इस छोटे से शहर में अपने बुढ़ापे का आनंद ले सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल जियांग ने तुरंत हौंकते हुए कहा।
उन्होंने अपने पीछे लिटिल टिंगटिंग को बचाया और ली परिवार के साथ वे यंग मास्टर को घूरते रहे। ये छोटी लड़की चतुर और निपुण है। मैं उसे मिस प्रोटो में ले जाऊंगा और उसे मेरे साथ कुछ काम करने दूंगा। यह आपके पीछे चलने और यह न जानने से बेहतर है कि आगे क्या खाना है। नहीं, जब तक मैं मर न जाऊं। ली परिवार के साथ वे युवा मास्टर आप लोगों को इस तरह से धमका नहीं सकते। अंकल जियांग इतने गुस्से में थे कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उनकी आंखें लाल थीं और उनका शरीर लड़खड़ा रहा था। ये फान ने जल्दी से उसका समर्थन किया। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? टिंगटिंग को मत डराओ। छोटी टिंगटिंग ने बूढ़े आदमी की जान को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था और लगातार आंसू गिर रहे थे। युवक ने मजाक करते हुए कहा, बूढ़े आदमी जियांग, क्या आपको इतना गुस्सा होना चाहिए? आपको समझना होगा कि आपको छोड़ने के बाद वह एक अलग जीवन जिएगी। भविष्य में वह मिस प्रोटो में भी चमक सकती है। चाचा जियांग भारी सांस लेने लगे। लंबे समय के बाद वह आखिरकार शांत हो गए और विनती की, सातवें युवा मास्टर, कृपया हमें जाने दें। आप क्या कह रहे हैं? युवक का चेहरा उदास और ठंडा हो गया। उसने कहा, तुम अपनी बुढ़ापे का भी चैन से आनंद नहीं लेना चाहते। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं हमेशा दादाजी के साथ रहूंगी। छोटी टिंगटिंग की आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसने चाचा जियांग की जान को कसकर पकड़ लिया। इस बार मुझे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मुझे कल मिस प्रोटो वापस लौटना है। कुछ दिनों में मैं खुद उसे ले जाऊंगा। ये कहने के बाद ली कबीले के सातवें युवा मास्टर ने पलटकर ये फैन की ओर देखा और कहा, यदि आप किसी कुत्ते को पीटना चाहते हैं तो आपको उसके मालिक को देखना होगा। हालांकि यह एक कुत्ता है जिसे बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इसे बाहरी लोगों द्वारा धमकाया नहीं जा सकता है। इस बिंदु पर उन्होंने हल्के से ये फैन के कंधे को थपथपाया और कहा, आवेगपूर्ण लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। टकराना। ये फैन तुरंत जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह के कोने से खून के निशान बह रहे थे। उसके पीछे रखी कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। युवक ने उसकी ओर देखा, उपहास किया और इठलाता हुआ चला गया। बच्चे, क्या हुआ? अंकल जियांग हैरान और क्रोधित थे। वह जल्दी से ये फैन का समर्थन करने के लिए चले गए। बड़े भाई। छोटी टिंगटिंग के चेहरे पर भी डर का भाव दिखाई दिया। उसने अपने छोटे हाथ से ये फैन के मुंह के कोने से खून पोंछने में मदद की। ली कबीले के साथ वे युवा मास्टर को जाते देख ये फैन जल्दी से खड़ा हो गया और कहा, मैं ठीक हूँ। सचमुच? बूढ़े आदमी को संदेह हुआ। छोटी टिंगटिंग के चेहरे पर भी घबराहट थी। उसने पूछा, बड़े भाई, क्या तुम वाकई ठीक हो? तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है। कुछ तो होने ही वाला था। क्या तुम ठीक हो? अंकल जियांग ने फिर से चिंतित भाव प्रकट किया। आपने मुझे गलत समझा। मैंने कहा था कि मैं हमला करने से खुद को नहीं रोक सकता था। मैं ठीक हूँ। हालांकि ये व्यक्ति वास्तव में निर्दयी है। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो आधे महीने से भी कम समय में मर जाता। हम दोनों ने ही तुम्हें फंसाया है। अगर तुम होते तो तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं होती। अंकल जियांग ने खुद को दोषी ठहराया। चाचा, ऐसा मत कहो। अभी जो खून निकला है वह मैंने ही निकाला था। ये फैन ने हंसते हुए कहा, इस बारे में बोलते हुए मुझे अभी भी ली कबीले के सातवें युवा मास्टर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक महान अवसर दिया। वह व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बताने के लिए यहाँ आए कि मुझे कब जाना है। तुम। अंकल जियांग ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसे निर्दयी व्यक्ति को इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह वास्तव में टिंगटिंग को दूर ले जाना चाहता था, अपने अगले जन्म में भी नहीं। उस रात ये फैन ली कबीले की हरकतों पर नजर रखता रहा। वह देर रात छोटे शहर से निकल गया और 20 मील दूर पहाड़ी सड़क पर पहरा देने लगा। विंडी टाउन से बाहरी दुनिया में जाने का यही एकमात्र रास्ता था। चांदनी धुंधली थी और एक काला बादल तैर रहा था। जंगल तुरंत अंधेरा हो गया। अज्ञात जानवरों की दहाड़ें बंद नहीं हुई और रात में जंगल थोड़ा डरावना और भयावह लग रहा था। रात के दूसरे पहर में पहाड़ी सड़क हिलने लगी और घोड़ों की टापों की भारी आवाज सुनाई देने लगी। धुंधली तारों की रोशनी में चमकते हरे रंग के तराजू वाला एक ड्रैगन स्केल घोड़ा हरी रोशनी की किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ा। ये फैन चुपचाप इंतजार करता रहा जब तक कि ड्रैगन स्केल हॉर्स उसके करीब नहीं आ गया। अचानक उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। यह अंधेरे में विशेष रूप से उज्ज्वल थी, जैसे आकाश में चिलचिलाती धूप। पफ-फुट। खून के छींटे पड़े और ड्रैगन स्केल घोड़े से एक दयनीय चीख निकली। हालांकि वह व्यक्ति घोड़े से नहीं गिरा। ये फान चौंक गया। उसने जल्दी से सुनहरी किताब पलटी और काट दिया। पो। ड्रैगन स्केल घोड़ा 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। लाश भारी होकर जमीन पर गिरी और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिरने से पहले 20 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। पफ-फुट। एक चांदी की रोशनी चमकी और आधा फुट लंबा चांदी का भाला चांदी की बिजली की तरह ये फैन की ओर टूट पड़ा। क्लैंग। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ ये फैन की सुनहरी किताब चांदी के भाले पर जा गिरी। आधा फुट लंबा भाला तुरंत आधा कट गया और जमीन पर गिर गया। कुछ ही दूरी पर ड्रैगन स्केल घोड़े से गिरा हुआ व्यक्ति तेजी से उछला और जंगल में भागने वाला था। इस समय ये फैन ने फिर से हमला किया। सुनहरी किताब बिजली की एक बोल्ट में बदल गई और अंधेरे आकाश को चीरती हुई चली गई। पलक झपकते ही वह अजय शक्ति के साथ उसके ठीक सामने थी। फफ्त। आदमी का बायां पैर आधा कट गया। आह। अंततः उस व्यक्ति ने एक दयनीय चीख निकाली और जमीन पर लौट गया। अब जाकर ये फैन ने राहत की सांस ली। वह सावधानी से आगे बढ़ा। यह उसका पहला मौका था जब वह किसी दुश्मन पर घात लगा रहा था और वह पहले तो थोड़ा घबराया, जिससे उसकी सटीकता कुछ कम हो गई। ली कबीले के सातवें युवा मास्टर, हम फिर से मिलेंगे। खून से लथपथ जमीन पर लौटता हुआ वह युवक पीला पड़ गया था। जब उसने देखा कि यह ये फैन है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ और वह चिल्लाया, ये तुम कैसे हो? क्या हुआ? ये फैन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने दूर से उसे देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे, छोटे बदमाश। मैं वास्तव में गलत था। ली कबीले के सातवें युवा मास्टर का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। यह एक भयावह दृश्य था। धन्यवाद सातवें युवा मास्टर, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए। ये फैन अपने चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए दूर खड़ा था। तुम
तुम। ली कबीले के 7वें युवा मास्टर का शरीर कांप रहा था। इस समय वह निराशा और क्रोध से भर गया था। टिंग टिंग के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई? इस बिंदु पर ये फैन का स्वर ठंडा हो गया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ सुनहरी किताब बिजली की गति से बाहर आ गई। पफ पफ, दो हल्की आवाजों के साथ ली कबीले के 7वें युवा मास्टर की बाहें गिर गईं। ये फैन अभी भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने एक बार फिर सुनहरा इंद्रधनुष बुलाया और धीरे से दुख के सागर पर खींचा। आह, छोटे बदमाश, अगर मैं भूत भी बन जाऊं तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लोग हमेशा ऐसी बेकार बातें क्यों कहते हैं? ये फान उसके सामने चला गया और कहा, तुम कमीने, तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। आज तुम्हारा प्रतिशोध है, मैं धीरे धीरे तुम्हारी सेवा करूंगा। पापा। ये फैन की हथेली पर तमाचा लगा और वह 4-5 मीटर दूर उड़ गया। तुम। ली कबीले के 7वें युवा मास्टर की आंखें आग उगल रही थी। ये फैन उसके पास गया और अपेक्षाकृत चिकने चेहरे पर पैर रखा, स्वर देख रहा है कि लोग क्या करते हैं। क्या आपको लगता है कि इतने सारे बुरे काम करने के बाद भी आप एक स्वतंत्र और उन्मुक्त जीवन जी सकते हैं?